ओके। अब क्या है, पिछली बार आपने एटम के दो लॉस पढ़े थे, फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपनी थियरीज दी एटम के बारे में। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेल्टन। तो उसने अपने एजम्पशंस बताए कि हाँ भाई एटम ये चीज है, एटम वो चीज है। अब वो क्या एजम्पशन, बेटा आप इसका तो आवाज अटक रही है, तुम्हारा नेटवर्क चेक करो। माय नेटवर्क इज परफेक्ट, डोंट वरी। अब इधर ध्यान दो, डेल्टन करके एक साइंटिस्ट था जिसने अपने पोस्टुलेट निकाले थे। पोस्टुलेट्स, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टन पोस्टुलेट्स मतलब डेल्टन साइंटिस्ट ने एटम को लेकर अपने कुछ एक अजम्पशंस रखे थे। वो अजम्पशंस हम पढ़ेंगे। पोस्टुलेट मतलब अजम्पशंस। ठीक है, अभी आवाज क्लियर है कि नहीं? तो वो क्या क्या अजम्पशंस थे अपने एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला उसका अजम्पशन ये था कि ये जो ओरिजिनली जो एटम है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। सबसे पहली चीज, एटम इज वेरी स्मॉल। ठीक है, दूसरा इसने क्या अजम्पशन किया था, दूसरा इसने ये अजम्पशन किया कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी एटम है, मान लो ये कोई भी एटम है, तो ना तो आप इसको गायब कर सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके पास ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जिससे आप गायब कर सकते हो। अब देखो मैं पहली बात बता दूं, ये किसके एजम्पशन थे, डेल्टन के। डेल्टन उन साइंटिस्ट में से एक था जिसने पहले, सबसे पहले एटम के बारे में कोई एजम्पशन दी। हाँ, बाद में धीरे धीरे जाके पता चला कि डेल्टन ने जो एजम्पशन दिए हैं उसमें कुछ एक गलतियां भी है, वो हम गलती भी देखेंगे। तो दूसरा क्या था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, मतलब अगर कोई एटम है तो आप उसको गायब नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर फ्री स्पेस है तो आप किसी फॉर्मूले से कोई एटम बना भी नहीं सकते। मतलब जितने इस दुनिया में एटम हैं उतने ही रहेंगे, ना तो उससे कम होंगे ना ही उससे ज्यादा होंगे। थर्ड assumption था that atoms are indivisible। थर्ड assumption क्या था, atoms are indivisible। मतलब अगर कोई एटम है तो आप उसको तोड़ के और ज्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं कर सकते, ये और ज्यादा डिवाइड नहीं होगा। और भी उसने कई एजम्पशन निकाले। और उसके एजम्पशन में क्या क्या था, देखो जो डेल्टन था ना, उसने अपने जो एजम्पशंस निकाले वो थोड़ी थोड़ी अलग अलग एजम्पशंस थी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। तो उसको क्या पता चला, देखो ये मान लो आयरन है और ये मान लो एल्यूमिनियम है। मेरी आवाज तो क्लियरली आ रही है ना, ये सुनो। अब जो आयरन है, आयरन एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ये एटम्स है, ये पहला एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है और ये उसके एटम्स है। ये आयरन के हैं, मैं Fe लिख रहा हूं, आयरन का साइन सिंबल, और ये मैं लिख रहा हूं एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, डेल्टन का क्या कहना था, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे एटम्स कैसे होंगे, उन सबका क्या होगा, सेम मास, सेम साइज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। इसका कहने का मतलब क्या था, मान लो कोई भी दो अगर आयरन के एलिमेंट के एटम है तो उनकी साइज भी सेम होगी, उनकी
वजन भी सेम होगी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? आर यू गेटिंग? ठीक है, तो सबसे पहली ये प्रॉपर्टी, ये मैं अभी लिखूंगा, डोंट वरी। अब उसको एक और चीज पता चली कि अगर जैसे कि ये सारे के सारे आयरन के एटम्स है, और अगर वो एलिमेंट चेंज कर देता है, और अगर वो एलिमेंट चेंज कर देता है, तो अगर अलग अलग एलिमेंट है तो इनकी अलग अलग वजन होगा, अलग अलग साइज होगी, और अलग अलग ही केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। समझ में आया कि नहीं? अगर सेम एलिमेंट है तो सेम वजन होगा, सेम मास होगा और सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी, और अगर अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग वजन होगा, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी और अलग अलग साइज होगा। ये किसका मानना था ऐसा? डेल्टन का। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सो नो व्हाट आई मीन टू से? ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली है क्या, याद रखना केमिस्ट्री के अंदर जब भी तुम लोग पढ़ाई करोगे, केमिस्ट्री का एक फंडा है, केमिस्ट्री में तुमको पहले कुछ पढ़ाया जाएगा और अगले ही साइंटिस्ट की स्टडी में पहले वाला साइंटिस्ट गलत भी साबित होगा। जस्ट वेट मोमेंट, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या था, अगर ये एलिमेंट दूसरे दूसरे, मतलब ये एटम दूसरे दूसरे एलिमेंट के हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। Atoms of different element will have different mass, size and chemical properties. Atoms of different elements have different mass, size and chemical properties. अब उसने और भी कुछ एक प्रॉपर्टीज पता लगाई कि ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स के जो एटम्स है, मान लो कि ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है और ये ऑक्सीजन का है, तो ये आपस में केमिकली कॉम्बाइन भी करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अलग अलग जो एलिमेंट्स के एटम है वो दूसरे टाइप के एटम से क्या करते हैं? केमिकली कॉम्बाइन करते हैं। व्हाट इट? यस और नो? और वो जो कॉम्बाइन करते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में करते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या ऐसे बैठे उधर? इज माय वॉइस क्लियर? ठीक है, तो उसने क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज पता लगाई, तो अब ये एक और प्रॉपर्टी पता चली। कौन सी प्रॉपर्टी? कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combine in fixed ratios। अब देखो एक और चीज पता चली कि जरूरी नहीं है कि ये जो एटम्स है दूसरे ही एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्ट करे, ये खुद के साथ भी रिएक्ट कर सकते थे। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके O2 गैस का मॉलिक्यूल बनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाया। तो ये एक और चीज पता चल रही कि
atoms of same elements also combined in a fixed ratios. Atoms of same elements combined in fixed ratios. तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, यस और नो। मेरी आवाज तो क्लियरली आ रही है ना? अपना नेटवर्क इश्यू चेक करो, नया अच्छा नेट पैक लगवा। तो वाईफाई से गूगल फाइबर लगाओ। अब देखो, फिक्स्ड रेशियोज। अब क्या हुआ, जब स्लोली 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 ये सारे पॉइंट समझ में आए। ये सारे पॉइंट्स किसने कहे थे? डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने, कि भाई एटम में ऐसा ऐसा होता है और ऐसा ऐसा नहीं होता। अब हुआ क्या, स्लोली 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 नई रिसर्च हुई, नई टेक्नोलॉजीज आई, तो हमें एटम्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चली। तो जो डेल्टन ने पोस्टुलेट दिए थे ना, उसमें से दो तीन पोस्टुलेट गलत साबित हुए। पहला कौन सा? डेल्टन ने क्या बोला था कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी से पता चला कि एटम डिवाइड किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे डेल्टन्स पोस्टुलेट्स, ड्रॉबैक्स। उसके पोस्टुलेट्स में क्या क्या कमियां थी? सबसे पहले क्या है, एटम इज डिविजिबल। हमने क्या पढ़ा था, डेल्टन ने तो ये बोला था कि भाई एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, ओरिजिनली एटम इज डिविजिबल। आप एटम को तीन चीजों में बांट सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये तीनों चीज क्या है, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? एटम जो है वो डिवाइड किया जा सकता है किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरी चीज हमको डेल्टन ने क्या बोली थी, सेकंड थिंग डेल्टन ने बोली कि अगर एक आयरन का एटम है और दूसरा भी आयरन का एटम है, तो इन दोनों का वजन और ये सब क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एक केसेस में थोड़ा बहुत वजन में चेंज हो सकता है। गेटिंग इट, यस और नो? आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? सेम एलिमेंट एटम में have different mass. थर्ड थिंग, डेल्टन ने यूं बोला था, डेल्टन ने क्या बोला, अगर ये कोई एटम है एलिमेंट ए का और ये एटम है एलिमेंट बी का, तो इन दोनों का वजन सेम नहीं, अलग अलग होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एक केसेस में अगर एटम अलग अलग एलिमेंट का है तो भी उनके सेम वजन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? डेल्टन साइंटिस्ट ने एटम के बारे में कुछ चीजें पता लगाई, बाद में पता चला कि जो डेल्टन ने वो चीजें पता चलाई है वो कुछ एक गलतियां भी है उसमें। तो ये चीज समझ में आई, डेल्टन्स एटॉमिक थियरी एंड डेल्टन्स पोस्टुलेट के जो ड्रॉबैक्स थे वो समझ में आ गया, यस और नो? डेल्टन थियरी क्या थी, उसने एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि हाँ भाई एटम ये चीज हो सकती है। तो समझ में आया कि नहीं? अब हम पढ़ेंगे एटम के ही बारे में, व्हाट इज एटम, क्या है क्या नहीं। अब हम देखेंगे एटम। तुमको ऑलरेडी पता होगा, एटम इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर। मतलब दुनिया की कोई भी चीज बनी है वो किसकी बनी होगी, एटम की। दूसरी चीज, एटम की जो साइज है वो क्या है, वेरी स्मॉल। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, इसकी साइज बहुत ही स्मॉल है। तो मेरे को तुम में से कोई बताएगा हम लोग
साइज है डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं एनीवन? हम डिस्टेंस के लिए कौन सी यूनिट फॉलो करते हैं? अरे कोई बताएगा कि हम डिस्टेंस किस, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यस और नो? ये यूनिट्स है। कोई माइल्स हो गई, नहीं तो अमेरिका में, अमेरिका जाओगे तो वहां पे माइल्स हो जाएगी। अब जब धीरे धीरे स्टडी पता करने लगे तो एक चीज क्या पता चली कि अगर एटम को एक के बाद एक ऐसे रखा जाए, एक के बाद एक, कितने डिस्टेंस तक? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर समझते हो ना, इतना सा। अगर किसी भी मैटर को एक के बाद एक 1 सेंटीमीटर में रखा जाए, इतनी सी छोटी सी लाइन में अरेंज किया जाए, तो 3 करोड़ से भी ज्यादा एटम लाइन में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है यस और नो मैं कह क्या रहा हूं? तो ये चीज पता चली कि अगर एटम की हमें स्टडी करनी है, एटम की हमें क्या करनी है? स्टडी। तो हमें जो एटम की साइज है ना, एटम की साइज का जो मेजरमेंट है उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं बोलूं चलो भाई एक एटम है, तो तुम लोग यूं थोड़ी लिखोगे तो 0.000000001 सेंटीमीटर का एटम है ये, चलो। तो ये तुमको तकलीफ पड़ेगी कि नहीं इसको सॉल्व करने में, यस और नो? अगर हम सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, इन यूनिट्स के अंदर अगर हम एटम की साइज को मेजर करेंगे तो हमारे सॉल्यूशन करने में क्या पड़ेगी? बहुत दिक्कत आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं यस और नो? तो फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि जो एटम एटम की जो साइज है, ठीक है, वो किस में मेजर की जाएगी? वो मेजर की जाएगी नैनोमीटर में। किस में मेजर की जाएगी? नैनोमीटर। नैनोमीटर भी एक यूनिट है डिस्टेंस या फिर लेंथ मेजर करने की। तो नैनोमीटर का सिंबल है एन, ठीक है। एंड 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1/10⁻⁹मीटर्स, या फिर 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ -9 मीटर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं यस और नो? मतलब अगर तुम 1 मीटर को 1 रेज़ टू दी पावर 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया कि नहीं? और ये 9, 1 मीटर को इतने टुकड़ों में डिवाइड करोगे तब जाके जो छोटा सा तुमको डिस्टेंस मिलेगा वो 1 नैनोमीटर होगा। गेटिंग इट यस और नो? इट मींस एटम क्योंकि बहुत ही स्मॉल था तो उसके साइज की, एंड जब भी मैं एटम की साइज की बात करूंगा तो याद रखना ये एटम है, ये सेंटर है, और सेंटर से लेकर ये वाले डिस्टेंस को क्या कहते हैं? विच इज दिस डिस्टेंस? रेडियस। इस चीज को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। और याद रखना एटॉमिक रेडियस को किस में मेजर किया जाता है? नैनोमीटर में। समझ में आ रहा है यस और नो? फिर धीरे 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 और स्टडी होती गई, और नई नई चीजें आती गई। फिर क्या हुआ? अब इन एटम्स के साथ हम लोगों को केमिकल रिएक्शंस हम करते ही थे, यस और नो? तो फिर इन एटम्स का है सिंबल्स। इन एटम्स के क्या आ गए? सिंबल्स। धीरे धीरे स्टडी को सिंपल करने के लिए लोगों ने क्या किया? एटम्स की जगह सिंबल यूज करने लगे। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए ये वाला सिंबल यूज करने लगे, ऑक्सीजन के लिए ये वाला सिंबल यूज करने लगे, कार्बन के लिए ये वाला सिंबल यूज करने लगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? फिर एटम्स के लिए धीरे धीरे सिंबल्स यूज करने लगे। क्यों? ताकि आसानी हो। अब मेरे को एक बात बताओ,
अगर मेरे को केमिकल रिएक्शन ऐसे शो करनी होता है, इसमें तकलीफ पड़ेगी कि नहीं? जस्ट फॉर एग्जांपल है H2O H2 प्लस O2 गिव्स H2, अगर मैं बैलेंस करूं तो 2 और यहाँ पे 2, मतलब ऐसे शो करके करना ज्यादा आसान है या जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी है वो ज्यादा आसान है? कौन सी इक्वेशन ज्यादा आसान पड़ रही है तुमको केमिकल इक्वेशन समझने में, ऊपर वाली के नीचे वाली? अरे आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा तेरे को राम नीचे वाली समझ में आ रही है? राम, मेरी आवाज आ रही है राम तेरे को? अब नहीं आएगी? ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन थी, ठीक है तो ये लिख लो C6H12O6 ग्लूकोज, उसका रेस्पिरेशन का लेयर बना दे, 6 कार्बन एटम 12 हाइड्रोजन एटम, पूरा बोर्ड इसी में चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? तो ये क्या किया इन्होंने, सिंबल्स यूज किए, फिर धीरे धीरे मॉडर्न मेथड यूज किया गया। मॉडर्न मेथड, एक्चुअली सिंबल्स क्या होता है, कोई साइन या कोई चीज को प्रेजेंट करने के लिए मॉडर्न मेथड्स के अंदर क्या किया गया है, एलिमेंट्स का जो सिंबल की बजाय क्या यूज करने लगे, नेम का लेटर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल यूज करने की बजाय इसका जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो यूज किया गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या रखा कि चलो जो उस एलिमेंट का नाम है उसमें से ही अपने सिंबल बना देंगे, जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का ओ कर दिया। लेकिन धीरे धीरे स्टडी में पता चला कि कुछ एटम्स ऐसे भी है, जैसे कार्बन और कैल्शियम, इसमें कार्बन भी सी से शुरू होता है और कैल्शियम भी सी से, तीनों रखा, चलो कोई बात नहीं, कार्बन का फर्स्ट कर दो और इसके अंदर दोनों के दोनों कर दो, फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर ऑफ द नेम। अगर आप दो लेटर्स में नेम करते तो पहले वाला लेटर कैसे करना होगा आपको, कैपिटल, और जो सेकंड लेटर वो कैसे लिखना होगा, स्मॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अब धीरे धीरे एक दो और चीजों को पता चला, जैसे कि सोडियम, सोडियम को हम Na लिखते हैं, यस और नो? लेकिन इसमें तो ना तो पहला लेटर है ना ही दूसरा लेटर है। याद रखना, कुछ एक एलिमेंट्स के जो सिंबल है, कुछ एक एलिमेंट्स के जो सिंबल है वो उनके लैटिन नेम पे रखे गए। अब ये लैटिन नेम क्या, मैं तुमको बताता हूँ। जो साइंटिस्ट ने ये सारी स्टडीज पहले की, उनकी खुद की घर की कोई भाषा होगी तो उन्होंने खुद के अपने नाम रखे, फिर वर्ल्ड लेवल पर कोई और नाम रखा गया। तो सोडियम का पहले नाम था नेट्रियम, जो साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार पता लगाया होगा, तो उसका सिंबल यहां से लिया हुआ है Na से, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उसको कहते हैं सोडियम। तो धीरे धीरे सिंबल्स, सिंबल से मॉडर्न मेथड यूज किया गया। उसमें क्या किया कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका एटम का सिंबल आप कैसे करते हो, उसका फर्स्ट लेटर। अगर कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर सेम है तो क्या करो, ये शुरुआत के दोनों लेटर्स लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? और कुछ एक के अंदर लैटिन वर्ड्स के शॉर्टकट यूज किए गए जो कि तुमको रटने पड़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, वर्ड समझ में आ रहा है ना, रटना पड़ेगा, याद रखना। केमिस्ट्री के अंदर सिंबल्स तुमको रटने ही पड़ेंगे। गेटिंग इट, यस और नो? उनके पीछे कंसेप्ट नहीं है तो है। अब धीरे धीरे और क्या हुआ, अब उन्होंने एटम्स को मेजर भी करना था। हुआ क्या, जब सिंबल सिस्टम लाया गया, जब ये सिंबल सिस्टम आया ना, मॉडर्न मेथड जो आया सिंबल सिस्टम, उसमें बहुत फायदा हुआ। क्यों? जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम लेटिंग यू नो, C6H12O6
ग्लूकोज रेस्पिरेशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये अपनी रेस्पिरेशन। पहले ये बताओ ये इक्वेशन तुमको देख के समझ में आ गई, यस और नो? अब इसका रीजन यही है, क्यों तुमको समझ में आ गया कि हाँ भाई 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है, फिर से 6 ऑक्सीजन के एटम है, ये सारे मिलके कोई एक चीज बना रहे हैं। अब वो सारी चीजें कोई 2 ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट हो रही है, तो वो सिंबल सिस्टम क्यों लाया गया? ताकि जो आप केमिकल रिएक्शंस है उनको बड़ी इजीली प्रेजेंट कर सको। समझ में आ रहा है क्या नहीं, यस और नो? उनका प्रेजेंटेशन और स्टडी सिंपल करने के लिए ये सिंबल सिस्टम यूज किया गया है। गेटिंग इट? अब क्या हुआ, फिर धीरे धीरे हमको और भी चीजें करनी थी। अब उसके अंदर क्या हुआ कि चलो भाई अगर आप एटम है, एटम्स की जो रेडियस है, जब मैं एटम्स की रेडियस की बड़ी की बात करूं मतलब साइज को मेजर करना जरूरी है, तो चलो नैनोमीटर में की गई। बाद में धीरे धीरे इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अपने करते हैं कि रेफरेंस ले लेते हैं। एक सिंपल सी बात बताओ, व्हाट इज 1 kg? कोई बता सकता है? एनीवन? 1 kg क्या होता है? बचपन से पहले सुनो, बचपन से ये नाम तो सुना होगा कि 1 kg, 1 kg, 2 kg, लेकिन केजी है क्या? तुमको पता है ये वजन मेजर करने की कोई चीज है, लेकिन ये इतने से वजन को 1 kg क्यों बोला? कुछ और बोल देते। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। किसी जमाने में किसी आदमी ने कोई पत्थर लिया होगा और उसकी किसी से कोई डील हुई होगी कि चलो भाई इस पत्थर के वजन के बराबर, इस पत्थर के वजन के बराबर तुम मेरे को कुछ दे दो। अब अगली बार भी उसने वो डील के लिए वही पत्थर रखा होगा कि भाई ये पत्थर के बराबर ही दे देना। तो फिर धीरे धीरे उस पत्थर के वजन को ही 1 kg मान लिया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? गेटिंग इट? मतलब वजन मेजर करने के लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस लेना पड़ता है। कई बार देखा होगा जब हम शाक भाजी लेने जाते हैं तो मासी लोग वजन की बजाय एक पत्थर रखती है 1 किलो का। क्या हुआ, कैसे हुआ? मासी ने एक की जो एक, हाँ हाँ ओके ओके, जस्ट वेट फॉर, देखो, तो तुमको चीज समझ में आई कि नहीं? तो हुआ क्या, हमको एक रेफरेंस लेना जरूरी था कि एटम का जो रेडियस है वो मेजर कैसे किया जाए। अब मेजर करने के लिए तो इन्होंने क्या यूज कर लिया? नैनोमीटर। अब ऐसे ही वजन के साथ साथ एटम का वजन भी मेजर करना था, यस और नो? वजन मेजर करने के लिए इन्होंने क्या किया? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? वजन को मेजर करने के लिए भी इन्होंने एक रेफरेंस लिया। क्या लिया? रेफरेंस लिया। इन्होंने एक कार्बन का एटम लिया। किसका एटम? कार्बन का। उस कार्बन के एटम का ओरिजिनल नाम है C12 या फिर कार्बन 12। कार्बन 12 किसको कहते हैं? जो कार्बन के अंदर क्या हो, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। मैं फिर से बता रहा हूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, वो नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, अभी तुम्हारे माइंड में समझ में ना आए कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने क्या लिया, एक कार्बन 12 एटम लिया, उसके वजन को 12 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 12 से। और फिर जो आंसर आया उस वजन को, एक कार्बन 12 एटम लिया उसका कोई वजन होगा, उसको किससे डिवाइड किया? 12 से। और जो आंसर आया उस वजन को उन्होंने अपनी एटम्स के वजन के लिए रखा कि हाँ भाई अपने एटम का वजन इसमें ही मेजर करेंगे। उसका सिंबल है U या फिर AMU, इसको एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं।
समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? ये सब रटने वाली चीजें हैं जिसको एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। सो व्हाट इज वन एटॉमिक मास यूनिट? व्हाट इज वन एटॉमिक मास यूनिट? वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 1/12 इसका कार्बन 12 एटम का जो मास है, कार्बन 12 एटम का जो मास है मतलब वजन, उसको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको एक एटॉमिक मास यूनिट मिलेगी। समझ में आ रहा है यस और नो? अब एक और रटने वाली चीज कर लो। वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 1.6605 into 10 raised to the minus 24 ग्राम। ये रटो। अब मेरे को तुम में से कोई भी समझदार बच्चा ये बताओ, ये जो वजन मैंने लिखा है वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 1.6605 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम, ये वजन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? यस, बहुत कम है। अगर मैं ओरिजिनली, क्या क्या बोल रहे हो? कलाकार, जब मैं यहाँ माइनस लिख दूं तो चीजें अलग पड़ जाएगी। मतलब 10 रेज टू द पावर 24 नीचे का है। अब इधर ध्यान दो, मैं जस्ट लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, मैं ये नंबर लिख रहा हूँ। ग्राम कितना वजन होता? बहुत कम, यस और नो? तो 1.6605, या फिर आप चाहो तो उसको जस्ट फॉर तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहा हूँ, तुमको समझ में इसलिए 1.7 लिख दिया मैंने। उसको किससे डिवाइड करो? 1 1 2 3 4 5 6 तेरे बोर्ड पे 1.7 ग्राम, चलो तुम 2 ग्राम भी ले लो, 2 ग्राम को इतने से डिवाइड करो तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा एक एटॉमिक मास यूनिट है। और इस यूनिट के अंदर एटम का वजन मेजर किया जाता है। समझ में आ रहा है यस और नो?